बालक। नमस्ते दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति में दुर्गों की। तो आज हम दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गों में पहला एक हमने कल चालू भी कर दिया था, उस दुर्ग का नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ की कुछ बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी और आज इस क्लास में चित्तौड़ दुर्ग को क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी आइए, लाइव आइए फटाफट। और फटाफट आने के बाद कमेंट भी करें कि सर हम आ चुके हैं, अपनी अपनी हाजिरी दें, प्रेजेंट लगवाए कि हमें भी पता पड़े कौन कौन आ चुका है अब तक। और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथियों को उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके जितना शेयर करें। जल्दी जल्दी शेयर करो, जब भी क्लास चालू करेंगे। अपनी 2 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, जितना हो सके जितना शेयर करो फटाफट फटाफट जल्दी, जिससे हम चालू करें क्लास को। रुचि गोला, नमस्ते सर जी, नमस्ते, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आइए। फौजदार भेज, राम राम सर जी, राम राम भाई जी, राम 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 राम। जल्दी जल्दी आइए राम, जल्दी जल्दी, जिससे क्लास को चालू कर सके हम। जल्दी आइए जल्दी। सुभाष वर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी, अभी नए नए है ना अभी हम बोला। नमस्ते अंजलि, नमस्ते नमस्ते, आपको भी नमस्ते, बहुत बढ़िया। तो चलो 2 मिनट पहले पिछली कल क्लास का रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। तो बात कर रहे थे हम किसके बारे में? दुर्गों के बारे में। किनके बारे में? दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान की दुर्गों की बात कर रहे थे। तो एक बात बताइए, हमने बताया था एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? कौटिल्य। क्या नाम था बताओ? कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए? 4। कितने प्रकार बताए गए थे? 4 बताए गए थे। और वो 4 कौन कौन से थे? तो आपका आंसर था सर जी, एक तो औदक था। कौन सा था? औदक। एक था अपना पार्वत, एक था अपना धानवन। कौन सा था? धानवन। और एक कौन सा था बताओ? गिरी। कौन सा दुर्ग था बताओ? गिरी। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई थी? 4। पहली कौन सी थी? औदक, दूसरा पार्वत, तीसरा धानवन, चौथा कौन सा था? गिरी दुर्ग था। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? बताओ जल्दी। शुक्र की। किसकी? शुक्र की। तो शुक्र की नीति के अनुसार मैंने कहा था कि एक राज्य होता है, बोलो क्या होता है? राज्य। और राज्य के कितने अंग होते हैं? 7। कितने अंग होते हैं? 7। कमेंट करके बताइए कौन कौन से। तो पहला कौन सा है? राजा। कौन सा है? राजा। दूसरा कौन सा है? मंत्री। तीसरा है सुहत। बोलो कौन है? सुहत। फिर मैंने कहा था कि सर कोष। क्या? कोष। फिर मैंने कहा था सर दुर्ग। दुर्ग के बाद सैनिक या सेना। बोलो क्या था? सेना। और कौन सा था बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ। 6 लिख दिए मैंने, 7वां तुम लोगों बताओगे कमेंट करके। जल्दी बताओ कमेंट करके, 7वां अंग कौन सा था राज्य का? 7वां अंग कौन सा था राज्य का? जल्दी कमेंट करके बताइए। एक पहला हो गया राजा, मंत्री, सुहत, कोष, दुर्ग, सेना। 7वां जल्दी बताइए तुम लोग। 7वां जल्दी बताइए, 7वां कौन सा है? कमेंट करिए जल्दी बताइए 7वां कौन सा है? नमस्ते नमस्ते उर्वशी गोला, नमस्ते। अरे जल्दी बताओ 7वां कौन सा है? राधे राधे करते रहो बस, बताने का तो कोई काम ही नहीं है। जल्दी बताइए जल्दी, मैं आगे क्लास जब भी चालू करूंगा। चलो मैं ही बता देता हूं कौन सा राष्ट्र। कौन सा है? राष्ट्र। उसके बाद हमने कहा था कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए, कितनी श्रेणियां बताई हैं? 9 हमने कैसे याद की थी? तो आंसर क्या था? ओ धवन। किसके? ओ धवन। एस के पापा गिर गए। ओ धवन एस के पापा गिर गए। ये बात की थी ना हमने।
उसके बाद कहा ओ से क्या होगा, औदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा बताओ, औदक दुर्ग, औदक दुर्ग। दा से कौन सा होगा, धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, धानवन दुर्ग। वा से कौन सा होगा, वन दुर्ग। कौन सा, वन। ए से होगा कौन सा दुर्ग बताओ, एरण दुर्ग। कौन सा, एरण। सा से याद रखना साहे, और एक दुर्ग और है जिसका नाम है सैन्य, साहे दुर्ग और सैन्य दुर्ग। पा से याद रखना पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग, पारिक। और दूसरे पा से याद रखना पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताओ, पारिद दुर्ग। और गिर से याद रखना कौन सा दुर्ग बताओ, गिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग, गिरी दुर्ग। तो ओ दबन एस के पापा क्या हो गए बताओ, गिर गए। एस के पापा क्या हो गए, गिर गए। ओ से औदक दुर्ग, धा से धानवन दुर्ग, वा से वन दुर्ग, ए से एरण दुर्ग, सा से साहे दुर्ग और सैन्य दुर्ग, पा से पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, और उसके बाद कौन सा है, गिरी दुर्ग। ये 9 प्रकार बताए थे किसके, शुक्र नीति के अनुसार। किस नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। अगली बात हमने क्या की थी कि सर भारत में, किसमें, भारत में राजस्थान का दुर्गों में कौन सा स्थान है, तो मैंने कहा था कि सर तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बताओ, तीसरा स्थान। किसका, राजस्थान का। और कहां पर बताओ, भारत के अंदर। फिर मैंने कहा था कि सर्वाधिक जो दुर्ग है राजस्थान के कौन से जिले में है, जयपुर के अंदर। कौन से जिले में है, जयपुर। तो यहां तक बात की थी हमने कल। राधे राधे सर जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर आगे चालू करें क्लास को, कल वाली को। चलो तो आगे क्लास चालू करते हैं अपनी। और अपना एक दुर्ग चल रहा था, उस दुर्ग का नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हेडिंग लगा लीजिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। दुर्ग का इतिहास। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास की बात करें, वैसे तुम्हें पता होगा, हिस्ट्री तुमने खूब पढ़ी होगी, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण क्या है, घटनाएं हैं। 3 महत्वपूर्ण क्या है, घटनाएं हैं। और 3 महत्वपूर्ण जो घटना है वो याद रखना, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये तीनों की तीनों जो घटना है वो चित्तौड़ की कौन सी क्या है, शाखा। क्या चित्तौड़ के अंदर कुल मिलाकर कितने शाखा हुए थे, 3 हुए थे। बोलो कितने हुए थे बताओ, 3। अब जो 3 शाखे हुए थे, एक शाखा कब होता है बताओ, 1303 ईस्वी में। कब होता है, 1303। अगर एग्जिट डेट पूछे तो 28 जनवरी। कौन सी जनवरी बताओ, 28 जनवरी। इस समय याद रखना, चित्तौड़ का जो शासक था, मेवाड़ का जो शासक था, रावल शाखा का एक शासक हुआ जिसका नाम था कौन सा सिंह बताओ, रतन सिंह। कौन सा सिंह था, रतन सिंह। वर्सेज में याद रखना, दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था बताओ, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसी आक्रमण के समय चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था 28 जनवरी 1303 को। कब हुआ था, 28 जनवरी 1303 को। और याद रखना किसके विरुद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। अब इसमें हुआ क्या, रावल रतन सिंह की क्या थी, पत्नी। रावल रतन सिंह की क्या थी, पत्नी। और पत्नी का नाम था पद्मनी। बोलो क्या नाम था, पद्मनी था। इस पद्मनी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इस पद्मनी के नेतृत्व में चित्तौड़ की समस्त जितनी महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था बताओ, जोहर। क्या किया था, जोहर। और जोहर किया था कौन से कुंड में कूदकर बताओ, अग्नि कुंड में कूदकर। किसमें कूदकर, अग्नि कुंड में। उसके बाद रतन सिंह के नेतृत्व में याद रखना, सभी जो जितने भी पुरुष थे उन लोगों ने क्या किया था, केसरिया।
क्या किया था? केसरिया। और इन दोनों घटनाओं को मिलाकर नाम दिया जाता है, बोलो क्या? साका। बोलो क्या नाम दिया जाता है? साका। और यह साका मेवाड़ का और चित्तौड़ का कौन सा साका कहलाया था? प्रथम साका कहलाया। कौन सा साका कहलाया? प्रथम साका कहलाया। तो आपसे पूछे कि मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रथम साका कब हुआ था? 28 जनवरी 1303 को हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ था। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ के और चित्तौड़ के सभी पुरुषों ने क्या किया था? केसरिया। जबकि इसकी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ था? तो याद रखना, जोहर हुआ था। और इन दोनों घटनाओं को मिलाकर क्या कहा जाता है? बताओ, साका। और ये मेवाड़ का चित्तौड़ का क्या कहलाया? प्रथम साका। उसके बाद याद रखना, द्वितीय साका। कौन सा? द्वितीय साका। अगर द्वितीय साका की बात करें तो कब हुआ था? 8 मार्च। कौन सी मार्च? 8 मार्च 1534। कब हुआ था? 8 मार्च 1534। इस 8 मार्च 1534 को जब हुआ था, इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था कौन से आदित्य? बताओ, विक्रमादित्य। कौन थे? बताओ, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के वर्षेज में आया था कौन? बताओ, बहादुर शाह। कौन सा शाह आया था? बहादुर शाह। कौन सा आया था? बहादुर शाह। इस बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ था कौन सा? द्वितीय साका। और द्वितीय साका कब हुआ था? 8 मार्च 1534 को। इस समय चित्तौड़ का, मेवाड़ का जो शासक था कौन था? विक्रमादित्य। और किसके विरुद्ध हुआ था? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह याद रखना कहां का शासक था? कौन सी रात का था? गुजरात का था। ये वही साका है जिसमें याद रखना राणा सांगा की पत्नी थी जिसका नाम था कर्मावती। बोलो क्या नाम था? कर्मावती। और कर्मावती ने हुमायूं किसको? हुमायूं को क्या भेजी थी? बताओ, राखी। बोलो क्या भेजी थी? राखी। जब हुमायूं सहायता के लिए नहीं आया तो क्या तुम्हें पता होगा बहादुर शाह ने रोक दिया था उस क्या कहकर के कि तुम भी इस्लाम के हो और मैं भी इस्लाम धर्म से संबंध रखता हूं, तो तुम अब हिंदुओं का क्यों सारा सहयोग करते हो? इस कारण से कहते कि हुमायूं नहीं आ पाया। और उसके बाद क्या होता है कि विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह मेवाड़ पर व चित्तौड़ पर क्या करता है? आक्रमण। उस समय रानी कर्मावती, कौन सी कर्मावती? रानी कर्मावती के नेतृत्व में सभी महिलाएं क्या करती हैं? बताओ, जोहर। क्या करती हैं? जोहर। और जोहर किसमें करती हैं? अग्नि कुंड में। किसमें करती हैं? बताओ, अग्नि कुंड में करती हैं। तो अग्नि कुंड में करती हैं। उसके बाद याद रखना, अगर पूछ ले कि यहां पर केसरिया कर किसके नेतृत्व में किया गया था, तो याद रखना बाघ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां के पुरुषों ने क्या किया था? केसरिया किया था। बोलो क्या किया था? केसरिया। और इन दोनों घटनाओं को मिलाकर हमने क्या नाम दिया? बताओ, साका। और ये मेवाड़ का और चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा क्या कहलाया? बताओ, साका कहलाया। तो पहला साका 28 जनवरी 1303 को हुआ था, रावल रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। इसमें पद्मिनी ने क्या किया? जोहर किया। जबकि रावल रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया। उसके बाद 8 मार्च 1534 को चित्तौड़ के अंदर कौन सा साका हुआ था? द्वितीय साका हुआ था। कौन सा साका हुआ था? द्वितीय। इस समय कौन था यहां पर? विक्रमादित्य। वर्सेज में कौन था? बहादुर शाह, जो कि कहां का शासक था? गुजरात का। और यहां पर कर्मावती ने क्या किया? जोहर। जबकि बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने क्या धारण किया था? केसरिया। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? साका। बोलो क्या कहा जाता है? साका। तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कमेंट करके बताइए। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कमेंट करके बताइए भैया। अगली बात करें। देखो, अगली बात हम क्या करने वाले हैं कि तीसरे नंबर या तीसरा साका, तो याद रखना तीसरा जो साका हुआ था वो कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को। 25 फरवरी 1568 को। 1568 को हुआ। इस समय चित्तौड़ का, मेवाड़ का जो शासक थे कौन थे? महाराणा उदय सिंह। कौन से सिंह थे? बताओ, महाराणा उदय सिंह। ठीक है। वर्सेज में याद रखना कौन था? बताओ, अकबर। कौन था? अकबर। कौन था? बताओ, अकबर। तो आपसे पूछे तीसरा साका कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को हुआ था। यहां के शासक इस समय कौन थे? महाराणा उदय सिंह। और किसके विरुद्ध हुआ था? अकबर के। ठीक है। अब तुमसे क्या पूछेगा? होता क्या है कि महाराणा उदय सिंह के दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति का नाम था जयमल। क्या नाम था? बताओ, जयमल। और एक व्यक्ति का नाम था फत्ता सिसोदिया।
कौन से सिसोदिया थे? फत्ता सिसोदिया। इस फत्ता सिसोदिया जयमल राठौड़ के द्वारा, याद रखना, यहां पर इस समय क्या किया गया था? केसरिया। बोलो क्या किया गया था? केसरिया। जबकि जयमल की पत्नी जिसका नाम था, बोलो क्या? फूल कबर। बोलो क्या नाम था? फूल कबर। इस फूल कबर के नेतृत्व में सभी महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। किसके नेतृत्व में किया था? फूल कबर के नेतृत्व में क्या किया? जोहर। और इन दोनों घटनाओं को मिलाकर क्या कहा गया? बताओ, साका। तो आपसे पूछे चित्तौड़ के अंदर कुल मिलाकर कितने साके हुए थे? 3 हुए थे। बोलो कितने हुए थे? 3। और पहला साका कब हुआ था? 28 जनवरी 1303 को हुआ था। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। और किसके विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर जोहर करने वाली कौन थी? पद्मनी थी। और केसरिया करने वाला व्यक्ति कौन था? रावल रतन सिंह। दूसरा जो साका हुआ था वो 8 मार्च 1534 को हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च 1534। इस समय चित्तौड़ के जो शासक थे कौन थे? विक्रमादित्य। और वर्सेज में कौन थे? बहादुर शाह, जो कहां के थे? गुजरात। इनके समय ध्यान रखना, कर्मावती के द्वारा क्या किया गया? जोहर। जबकि अगर केसरिया पूछे तो ठाकुर बाग सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद 25 फरवरी 1568 को महाराणा उदय सिंह वर्सेज अकबर। इस समय महाराणा उदय सिंह चले जाते हैं छोड़कर चित्तौड़ को, तो उनके स्थान पर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया क्या करते हैं? केसरिया। और जयमल की पत्नी फूल कबर क्या करती है? जोहर। और इसी को क्या कहते हैं? बताओ, साका। तो चित्तौड़ में कुल मिलाकर कितने साके हुए थे? बताओ। 3 साके हुए थे। कमेंट करके बताओ कितने साके हुए थे? बताओ जल्दी। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बताइए जल्दी, फटाफट। उर्वशी गोला आ रही है सर, बहुत बढ़िया। रश्मि सेन आ रही है सर। रुचि गोला आ रही है सर। अंजलि अत्री यस। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा। अरे जल्दी बताइए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करके फटाफट बताइए जल्दी। बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल। और महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल में याद रखना, मैं सबसे पहले जो लेने वाला हूं वो है अपना विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में पड़ता है? बताओ। चित्तौड़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। याद रखना, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला व्यक्ति, निर्माण कराने वाला व्यक्ति, तो याद रखना कौन है? महाराणा कुंभा। कौन है बताओ? महाराणा कुंभा। क्यों? तो याद रखना, महाराणा कुंभा के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम क्या था? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। और इस सारंगपुर के युद्ध में याद रखना, महाराणा कुंभा को क्या प्राप्त हुई थी? विजय। और विजयी कौन हुआ था? महाराणा कुंभा। और इसी सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसने कौन सा स्तंभ बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। कौन सा स्तंभ बनाया था? विजय स्तंभ। अगर बात करें कि विजय स्तंभ का निर्माण काल, विजय स्तंभ का निर्माण काल, तो याद रखना 1440 से लेकर के 1448, 1440 से लेकर 1448। 3 साका पुलकर जल जहूर किया था। ठीक है, तो कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहां पर था? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इसका निर्माण कराने वाले शासक का नाम क्या था? महाराणा कुंभा था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। इसमें विजयी कौन हुआ था? महाराणा कुंभा। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण काल है वो 1440 से लेकर 1448 है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सर विजय स्तंभ का शिल्पी, विजय स्तंभ का शिल्पी, तो याद रखना जेता। बोलो कौन था? जेता था। अगर पूछे कि विजय स्तंभ का शिल्पकार, विजय स्तंभ का शिल्पकार, तो याद रखना नापा, पोमा, नापा, पोमा इत्यादि,
नापा पुमा इत्यादि। अगर पूछा जाए कि विजय स्तंभ को अन्य किस नाम से जानते, कहने का मतलब उपनाम। कौन से नाम? उपनाम। तो उपनाम याद रखना, पहला जो उपनाम मिलता है इसे कहते हैं कौन सा स्तंभ? विष्णु स्तंभ। कौन सा स्तंभ कहते हैं? विष्णु स्तंभ। क्यों कहते हैं? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित, इस कारण से इसे क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ कहते हैं। इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर। कौन सा टावर कहा जाता है? विक्ट्री टावर कहा जाता है। बोलो कौन से को? विजय स्तंभ को कहा जाता है। और सुन लेना असली से कि एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति जिनका नाम याद रखना, जिन्हें नाम तुम जानते होंगे, नाम है डॉक्टर गॉर्ज। क्या नाम है? डॉक्टर गॉर्ज। और डॉक्टर गॉर्ज ने कहा कि यह तो भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला का क्या है बताओ? विश्वकोश है। भारतीय मूर्ति कला का क्या है? विश्वकोश है। याद रखना, इसी विजय स्तंभ को कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, की मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है बताओ? विजय स्तंभ को कहा जाता है। बोलो किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। तो विजय स्तंभ कहां पड़ता है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन से दुर्ग में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, जो कब हुआ था? 1437 में। इसका जो निर्माण काल है 1440 से 1448 है। इसका जो शिल्पी था वो कौन था? जेता था। शिल्पकार नापा पुमा इत्यादि थे। उपनाम पूछे तो विष्णु स्तंभ, जो कि विष्णु को समर्पित है। इसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ, इसे ही कहते हैं विक्ट्री टावर। डॉक्टर गॉर्ज ने कहा कि यह तो भारतीय मूर्ति कला का क्या है? विश्वकोश है। इसे ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का क्या कहा जाता है बताओ? अजायब घर कहा जाता है। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? कमेंट करके बताओ जल्दी, अरे जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी फटाफट, कि समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। अरे यार तुम जल्दी कमेंट करके नहीं बताते हो कि समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी। अरे बताओ। अगली देखो कि विजय स्तंभ की हम बात करें, ऊंचाई की। किसकी बात करें बताओ? ऊंचाई। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितने फीट है बताओ? 122 फीट, 120 फीट। कितने फीट है? 120 फीट। अगर बात करें कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितने फीट है बताओ? 30 फीट है। कितने फीट है? 30 फीट है। अगर बात करें कि सर इसके अंदर कितनी सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां कितनी? 157 सीढ़ी हैं। बोलो कितनी सीढ़ी हैं? 157 सीढ़ियां किसके अंदर? विजय स्तंभ के अंदर। अगर बात करें कि सर कितने मंजिला है, तो मंजिल की बात करें तो 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। अगर तुमसे पूछा जाए क्या कि सर इसकी जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। इस तीसरी मंजिल पर याद रखना सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। बोलो क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है बताओ? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अगर बात करें कि इसकी 8वीं मंजिल, कौन सी मंजिल? 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। याद रखना, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। याद रखना कितने मंजिला है बताओ? 9 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। कौन सी भाषा में बताओ? अरबी भाषा में। 8वीं मंजिल पर याद रखना कोई भी मूर्ति नहीं है। एक चीज और याद रखना कि इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो बिजली के कड़कने से टूट गई थी। इस कारण से 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था बताओ? स्वरूप सिंह था। अरे बोलो क्या नाम था? स्वरूप सिंह। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करके बताइए फटाफट फटाफट।
समझ में आ गई क्या? कमेंट करके बताइए फटाफट। सालू पोद्दार आ रही है सर। रुचि गोला बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताओ यार, जब भी तो पता पड़ेगा हमें। उत्साह तो जब ही मिलेगा ना जब तो तुम कमेंट नहीं करोगे। जल्दी कमेंट करो फटाफट। आ गई सर, आ गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हो गए। याद रखना एक और विश्व में मिलता है जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ मिलता है? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। और जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो याद रखना, ये भी कौन से दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। किस दुर्ग के अंदर है बताओ? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। याद क्या रखना है? इसका जो निर्माण हुआ था वो 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में हुआ था। कराने वाले व्यक्ति थे जैन व्यापारी। कौन थे? जैन व्यापारी, जिनका नाम क्या था? जीजाक। क्या नाम था? जीजाक। उसके बाद इसके अंदर ये भी याद रखना, ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7। और ये भी याद रखना, जैनों के भगवान जिनका नाम है आदिनाथ। कौन से नाथ? आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित है। कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि माणा कुंभा के काल से प्राचीन जो इमारत है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वो कौन सी है? तो आपका आंसर निकलेगा सर जैन कीर्ति स्तंभ। ये कब बना था? 10वीं से 11वीं शताब्दी में बना था। निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जैन व्यापारी जीजाक। उसके बाद कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। और भगवान आदिनाथ को क्या है? समर्पित है। अगली देखो, अन्य स्थल की बात करें तो याद रखना इसी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, इसी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अगली जो बात करने वाले हैं तो याद रखना संत रैदास की छतरी। किसकी छतरी बताओ? संत रैदास की छतरी। संत रैदास कौन थे? कमेंट करके बताइए। अगला है भामाशाह की हवेली। भामाशाह की हवेली। अगला है गोरा बादल महल। गोरा बादल महल। अगला है रानी पद्मनिका महल। पद्मनिका महल। एक और पड़ता है इसके अंदर, याद रखना, वो है अपनी मीराबाई मंदिर या मीरा का मंदिर या मीरा मंदिर। और अगला याद रखना श्रृंगार चबरी। श्रृंगार चबरी। श्रृंगार चबरी मंदिर। इसी के याद रखना एक मंदिर है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर। इसी के अंदर याद रखना एक अपना महल मिलता है फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल। और फतेह प्रकाश जो महल है याद रखना वर्तमान में क्या है इसके अंदर? म्यूजियम। म्यूजियम में परिवर्तित है। म्यूजियम में क्या है? परिवर्तित। तो संत रैदास की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है बताओ? तो आपका आंसर निकलेगा सर ये अपना चित्तौड़ दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, कमेंट करके बताओ आ गई क्या समझ में? तो ये लगभग अपना चित्तौड़गढ़ क्या हो गया? समाप्त। एक और याद रखना नवलखा भंडार, ये आरएस में मिलान के लिए पूछा था। एक मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है, तुलजा भवानी मंदिर। ये सारी की सारी, एक और ध्यान रखना लाखोटा बारी। लाखोटा बारी ये भी आरएस में पूछा है। लाखोटा वारी, कौन सी वारी बताओ? लाखोटा वारी। समझ में आ गई क्या? जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी कमेंट करें भैया। हर्ष, आ गई। चलो अगले दुर्ग की बात करते हैं। चलो अगला दुर्ग है अपना भयंकर वाला दुर्ग है, जो एक राजस्थान का एक स्थापित दुर्ग है, और उस स्थापित दुर्ग का नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग। बनवाने वाला कौन था? राव जोधा। कौन था? राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। चलो जल्दी जल्दी बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बताइए फटाफट कमेंट करके। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बताइए जल्दी। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी। और यह भी बताना कि ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। बताइए जल्दी, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। उपनाम बताइए जल्दी कमेंट करके। उपनाम बताने हर्ष गुर्जर। उपनाम तुम नहीं बताओगे, मुझे ही बताने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। अपने वाले बता रहे, सर वाले नहीं बता रहे। उपनाम याद रखना, इसे कहा जाता है चिड़िया टूक। कौन सा? चिड़िया टूकगढ़ या चिड़िया टूक दुर्ग। इसे ही कहा जाता है कौन सा? गढ़ चिंतामणि। कौन सी मणि? गढ़ चिंतामणि। इसे ही कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। इसे ही कहा जाता है कागमुखी, और इसे ही कहा जाता है सूर्यगढ़। कौन सा गढ़ कहा जाता है? सूर्यगढ़ कहा जाता है। तो चिड़िया टूक दुर्ग कहते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, कागमुखी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं। ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और याद रखना, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। और यह राज्य का स्थापित दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? स्थापित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग बताओ? मेहरानगढ़ दुर्ग। चलो बताइए, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो याद रखना, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? पंचेटिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया पहाड़ी। और पंचेटिया पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग बताओ? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है बताओ? जोधपुर के अंदर। अब सुनो मेरी बात, इसे चिड़िया टूक क्यों कहा जाता है? याद रखना, पंचेटिया पहाड़ी पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चिड़िया नाथ। कौन से नाथ? चिड़िया नाथ। क्या हुआ करते थे? एक सन्यासी थे। कौन थे बताओ? सन्यासी। अब सुनना अच्छे से, एक कहानी बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर समझ में आ जाए। पंचेटिया पर जब कहते हैं कि राव जोधा ने मंडौर पर क्या कर लिया? अधिकार। तो मंडौर की सुरक्षा हेतु या मंडौर सुरक्षित नहीं था, इस कारण से कहते हैं कि वो एक दुर्ग बनाना चाहते थे। उस दुर्ग का नाम क्या रखा? मेहरानगढ़। अब सुनना कहानी अच्छे से, अगर समझ में आ जाए तो। कहते हैं कि इन्होंने कहा कि एक दुर्ग बनाया जाए। तो कहते हैं दुर्ग बनाने वाले व्यक्तियों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि मुझे एक दुर्ग बनवाना है, एक पहाड़ी देखिए जहां पर सर्व संपन्न हो। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा पहाड़ी तो है। कौन सी पहाड़ी है? पंचेटिया की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया की पहाड़ी। तो कहते हैं कि दुर्ग बनाने वाले जब वहां पहुंचे सर्वेक्षण करने के लिए उस पंचेटिया की पहाड़ी पर, तो ऐसा कहा गया है कि इस पंचेटिया की पहाड़ी पर चिड़िया नाथ नामक एक सन्यासी क्या कर रहे थे बताओ? तपस्या। बोलो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे।
अब तपस्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि जब राव जोधा के सैनिक वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जब इन चिड़ियानाथ सन्यासी को देखा, तपस्वी को देखा, तो उनसे कहा कि आपको यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राव जोधा यहां पर क्या बनवा रहे हैं, एक दुर्ग बनवा रहे हैं। बोलो क्या बनवा रहे हैं, दुर्ग बनवा रहे हैं। तो उसके बाद चिड़ियानाथ सन्यासी ने कहा कि मैं इस पहाड़ी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा बचपन इस पहाड़ी पर तपस्या करते हुए निकल गया है। लेकिन कहते हैं कि सैनिकों ने जबरदस्ती इस चिड़ियानाथ सन्यासी को पंचेटिया पहाड़ी से मतलब हटा दिया या फिर इनको दूर भेज दिया। लेकिन पंचेटिया पहाड़ी से जब क्या कहते हैं चिड़ियानाथ सन्यासी जब वापस जा रहे थे, तो कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को क्या देता हूं, श्राप देता हूं। बोलो क्या देता हूं, श्राप देता हूं। श्राप दिया कि आप जहां पर दुर्ग बनाओगे तो यह दुर्ग आपका कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ में याद रखना, जोधपुर के अंदर क्या पड़ेगा बताओ, अकाल पड़ेगा। बोलो क्या पड़ेगा, अकाल। और चिड़ियानाथ इस बात को कहकर वहां से चले गए। जब कहते हैं कि इस बात का पता पड़ा, बोलो किसको, राव जोधा को। किसको पता पड़ा, राव जोधा को। तो राव जोधा क्या हो गए थे, घबरा गए थे। क्या हो गए थे, घबरा गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि राव जोधा इसके समाधान के लिए जाने कहां कहां किन किन पंडितों के पास, कहते हैं कि मथुरा गए, मथुरा से बनारस गए, बनारस से कहां कहां घूमे, सभी तीर्थों पर घूमे, लेकिन इस सांप का क्या नहीं मिल सका, समाधान नहीं मिल सका। तो कहते हैं कि एक बार पहुंच गए कौन सी सी में बताओ, काशी में। और काशी में एक पंडित के पास पहुंचे तो उस पंडित ने कहा कि जोधा जी, इसका समाधान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने आपको ये क्या दिया है, श्राप दिया है। तो कहते हैं कि ये पहुंच गए। पहुंचने के बाद पुनः काशी से दौड़ते दौड़ते कौन से नाथ के पास गए, चिड़ियानाथ के पास, और चिड़ियानाथ से विनती की कि महाराज कैसे भी करके आपके श्राप का समाधान कीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो कहते चिड़ियानाथ ने कहा कि एक सन्यासी की दी गई वाणी वापस नहीं ली जा सकती, केवल इतना कर सकता हूं, मैं इसका समाधान बता सकता हूं। तो कहते हैं कि चिड़ियानाथ ने इसका समाधान बताया कि दो समाधान हैं और दोनों के दोनों तुम्हें करने पड़ेंगे। एक तो समाधान यह है कि इस दुर्ग की नींव उस महान आत्मा से रखवाना जो देवी आत्मा हो। कैसी आत्मा हो, देवी आत्मा हो। साथ में जब इसकी नींव रखी जाए तो उसमें दो व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, दो व्यक्तियों को क्या किया जाए, नींव के अंदर दफनाया जाए। लेकिन वो दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपनी मर्जी से अपने प्राणों की क्या देना चाहते हो, आहुति। तो कहते हैं कि राव जोधा अपने राज्य के अंदर आए और दो व्यक्ति थे, एक का नाम था राजा राम मेघवाल। बोलो क्या नाम था, राजा राम मेघवाल। और एक व्यक्ति का नाम याद रखना, मेहर सिंह। क्या नाम था बताओ, मेहर सिंह। और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था, अपने प्राणों का बलिदान किया था और इस दुर्ग की नींव में अपने आप को जिंदा दफनाया गया। और उसकी कारण ही इन दोनों के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया था बताओ, मेहरानगढ़। बोलो क्या नाम रखा गया था, मेहरानगढ़ रखा गया था। और इसकी जो नींव रखी गई थी वो याद रखना एक माता थी और उस माता का नाम क्या था, करणी माता का नाम। क्या नाम था, करणी माता। कौन सी माता थी बताओ, करणी माता। तो करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने कौन सी दुर्ग की नींव डाली थी बताओ, तो आपका आंसर निकलेगा मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में कितने व्यक्तियों को दफनाया गया जिंदा, दो व्यक्ति थे। एक का नाम राजाराम मेघवाल और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, मेहर सिंह था। क्या नाम था, मेहर सिंह था। दूसरी बात, यहां पर चिड़ियानाथ व्यक्ति नाम का एक व्यक्ति तपस्या करता था, इस कारण से इस दुर्ग को क्या नाम दिया गया बताओ, चिड़िया टूकगढ़। कौन सा गढ़ का है, चिड़ियागढ़ टूकगढ़। उसके बाद गढ़ चिंतामणि भी इसी कहते हैं। दूसरी बात, इसकी जो आकृति है वो कैसी है बताओ, मयूर के समान, मोरपंख के समान, इसलिए कहते हैं इसको मयूर ध्वज गढ़। सूर्यगढ़ तुम्हें पता होगा कि राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, जोधपुर को। किसे कहा जाता है, जोधपुर। इस कारण से इसे कहते हैं सूर्यगढ़। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये कहानी छोटी सी नन्ही सी समझ में आ गई होगी। जल्दी से जल्दी कमेंट करें जिससे हम पता करें कि वास्तव में हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ रहा है। जल्दी बताइए, फटाफट।
जल्दी बताइए कमेंट करके। राधे राधे सर, विष्णु धनगस, बहुत बढ़िया। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। ये गुरुजी तुम्हारे कमेंट लेट चल रहे हैं क्यों? तो कौन सा दुर्ग है अपना? मेहरानगढ़ दुर्ग। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। इसकी जो ध्यान रखना, आप सुनो कि मेहरानगढ़ दुर्ग यहां तक कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? मेहरानगढ़ की नींव कब रखी गई? तो आंसर आएगा सर 3 मई 1459 को। 3 मई 1459 को। और 1459 में एक नगर बसा था और उस नगर का नाम क्या था? जोधपुर। कहने को तो मैं तुम्हें इतिहास में ले जाता, लेकिन इतिहास में जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। केवल हमें क्या पढ़ना है फिलहाल यहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसकी जो नींव रखी गई थी 3 मई 1459 को, किसके आशीर्वाद से? माता करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता का जो मंदिर है, याद रखना, देशनोक बीकानेर के अंदर है। कौन सी बीकानेर? देशनोक बीकानेर। बीकानेर का प्राचीन जो नाम था, कौन सा प्रदेश था? जांगल प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था बताओ? जांगल प्रदेश। करणी माता याद रखना चारणों की, किनकी? चारणों की क्या है बताओ? कुल देवी। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो चारण कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था बताओ? चारण कुल में हुआ था। इस कारण से इन्हें चारणों की कुल देवी कहा जाता है। तो इनका जो मंदिर है देशनोक बीकानेर, और आपको पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सफेद चूहों के लिए। किनके लिए प्रसिद्ध है? सफेद चूहे। और उन्हें क्या कहा जाता है बताओ? काबा। बोलो क्या कहा जाता है? काबा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? अरे जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, बताओ फटाफट फटाफट। हाँ चल रहे धगाधक। बहुत बढ़िया सालू फौजदार, यस सर। सलोनी कुमारी मीरा जी के गुरु थे, हाँ बहुत बढ़िया। रोहित फौजदार, हाँ आ गया सर, यस सर। रश्मि सेन, अंजलि अटारी अत्री, यस सर, यस सर। काबा, यस सर। उर्वशी गोला, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा नहीं यहां तक? अरे एक बार अंगूठा दबा दिया करो अपना कि हाँ सर आ गया समझ में, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। आज बहुत बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग में, देखना। कीरत सिंह सोडा की भी बात करेंगे, धन्ना भीवा की भी बात करेंगे। मामा भांजा की छतरी कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। नहीं चले आगे, चलो भैया आ जाओ लल्लुओ, और बात कर लें थोड़ी सी। और बात इतनी भयंकर वाली करनी है कि पूछो ही मत। इतनी भयंकर बात करनी है, पूछो ही मत। आ गई गुरु, यस सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। अजय सैनी, बहुत बढ़िया। हर्ष गुर्जर, बहुत बढ़िया। संख्या कम है आज, कल किसी नहीं है संख्या। अरे हर्षल से सबसे बोल भाई, संख्या कैसे कम है आज? अब सुनना भाई, एक NOT डाल के लिख लेना अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो। एक व्यक्ति थे और उस व्यक्ति का नाम था यार्डों में यार्ड रूडयार्ड, साथ में याद रखना किपलिंग। क्या नाम था? किपलिंग। जब रूडयार्ड किपलिंग मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर आए और जब मेहरानगढ़ दुर्ग को देखा तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो इंसानों के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और साथ में याद रखना फरिश्तों के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। ये तो परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग बताओ वो? अरे बोलो जल्दी बताओ कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। अब अगला जो है, अगले हम बात करने वाले में दुर्ग तो बना दिया, दुर्ग के अंदर क्या होना चाहिए? घुसने के लिए एक रास्ता तो होना चाहिए, द्वार तो होना चाहिए ना। तो इसके अंदर याद रखना प्रवेश द्वार। कौन से द्वार? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी है बताओ? 3। प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी है बताओ? 3 है। और 3 में याद रखना, बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। तो उसी जैसे याद रखना कौन सा पोल बताओ? जय पोल। कौन सा पोल बताओ? जय पोल। तो गिरिराज जी महाराज की क्या करनी है बताओ? जय करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जय पोल।
अब सुनना, इस जयपोल का जो निर्माण कराने वाले जो शासक थे उनका नाम था मानसिंह राठौड़। कौन से ठोड़ थे बताओ? मानसिंह राठौड़। और इसी जयपोल पे याद रखना एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है कीरत सिंह सोढ़ा। कौन से सोढ़ा? कीरत सिंह सोढ़ा। और कीरत सिंह सोढ़ा की क्या बनी हुई है बताओ? छतरी। क्या बनी हुई है बताओ? छतरी। तो मानसिंह राठौड़ ने मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन से दुर्ग का द्वार का निर्माण करवाया? जयपोल का। और इसी जयपोल पर कीरत सिंह सोढ़ा की क्या बनी हुई है बताओ? छतरी बनी हुई है। कौन क्या बनी हुई है बताओ? छतरी बनी हुई है। अब सुनना अच्छे से कि होता क्या है कि एक जो दुर्ग है, या कहने का मतलब एक जो प्रवेश द्वार है, उसका नाम कौन सा पोल है बताओ? लोपोल। कौन सा पोल है बताओ? लोपोल। और इस लोपोल का जो निर्माण करवाया था वो कौन से देव ने करवाया था? देवों के देव, जिनका नाम है मालदेव। ऐसे मालदेव हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को भी मना नहीं पाए थे वो। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? उमादे। क्या नाम था बताओ? उमादे। कहने का मतलब उमादे के पिताजी थे जिनका नाम था लूणकरण सर। क्या नाम था? लूणकरण सर। अब लूणकरण सर की कुछ बातें इनको पता पड़ गई थी, इस कारण से कहते हैं जो मनाई जाती है वो भी नहीं मनाई थी। किन्होंने? राव मालदेव ने। तो आपसे पूछे कि लोपोल प्रवेश द्वार का निर्माण कराने वाले व्यक्ति कौन थे? राव मालदेव। और राव मालदेव, इसी लोपोल पर याद रखना एक व्यक्ति है जिनका नाम है धन्ना, और साथ में याद रखना भीवा। और इन्हें कहा जाता है मामा भांजा। बोलो कौन सा? मामा भांजा। ठीक है भैया। धन्ना, भीवा या मामा भांजा की क्या स्थित है इसी दरवाजे पर? छतरी। क्या स्थित है? छतरी। अब सुनना भैया, धन्ना और भीवा के इतिहास के बारे में सुन लेना। मारवाड़ के एक शासक हुए और उन शासक का नाम याद रखना जिनका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था बताओ? अजीत सिंह। और अजीत सिंह के कौन थे बताओ? प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। और उस प्रधानमंत्री का जो नाम था वो याद रखना मुकुंद सिंह। कौन से सिंह थे? मुकुंद सिंह चंपावत। कौन से वक्त थे? मुकुंद सिंह चंपावत। तो कहते कि अजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे मुकुंद सिंह चंपावत। कौन थे बताओ? मुकुंद सिंह चंपावत। अब मुकुंद सिंह चंपावत और अजीत सिंह के मध्य किसी बात को लेकर क्या हो गई थी? अनबन, खटपट हो गई थी। इस कारण से अजीत सिंह कहते कि नाराज रहता है। अब ये क्यों हुआ था? कारण सुन लेना। एक ठाकुर था और उस ठाकुर का नाम क्या था? ठाकुर प्रताप सिंह। क्या नाम था बताओ? ठाकुर प्रताप सिंह। क्या नाम था बताओ? ठाकुर प्रताप सिंह। लेकिन इससे पहले सुनना, मुकुंद सिंह चंपावत की एक पत्नी थी और कहते कि मुकुंद सिंह चंपावत से की पत्नी ने धन्ना व भीवा से क्या की थी? इनको बनाया था धर्म का भाई। क्या बनाया था इन दोनों को? धर्म का भाई। और इन्होंने उनको क्या बनाया था? धर्म की बहन। जब धर्म की बहन इन्होंने बना लिया मुकुंद सिंह चंपावत की पत्नी को, तो कहती कि मुकुंद सिंह चंपावत की पत्नी ने इन दोनों से क्या ली थी? एक शपथ ली थी, या फिर ये कहते समझ जाओ कि उन्होंने कहा, वचन लिया था कि जब भी मेरे पति पर कोई आंच आएगी तो तुम मेरे पति का क्या करोगे? उसकी रक्षा करोगे। तो इन्होंने वचन दे दिया था। तो एक दिन कहते हैं कि ठाकुर प्रताप सिंह के द्वारा मुकुंद सिंह चंपावत की क्या कर दी गई बताओ? हत्या। क्या कर दी गई थी? हत्या। जब इस बात का पता पड़ा किसको? धन्ना और भीवा, कहने का मतलब मामा भांजा को। तो कहते कि धन्ना भीवा तुरंत प्रभाव से गए किसके पास? ठाकुर प्रताप सिंह के पास। और ठाकुर प्रताप सिंह की क्या कर डाली? हत्या। क्या कर डाली? हत्या। तथा कहते कि लड़ते लड़ते स्वयं धन्ना भीवा भी क्या हो गए थे बताओ? शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद। और कहते कि इस बात का पता जब अजीत सिंह को लगा, किसको पता पड़ा? अजीत सिंह को। तो अजीत सिंह इन दोनों से प्रसन्न होकर इन दोनों की छतरियां कहां बनाते हैं? लोपोल पर। और इनका जो नाम क्या? धन्ना और भीवा। याद रखना भैया कि धन्ना का अगर पूरा नाम पूछ ले तो धन्ना गहलोत। कौन से लोग थे? धन्ना गहलोत। और भीवा की बात करें तो ये कौन थे बताओ? चौहान। कौन थे बताओ? चौहान। तो धन्ना गहलोत और भीवा चौहान की छतरी
कौन से दुर्ग में स्थित है बताओ? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और कौन से प्रवेश द्वार पर है बताओ? तो आपका आंसर निकलेगा कि सर जी ये तो लोह पोल पे है, और इस लोह पोल का निर्माण कराने वाले व्यक्ति कौन थे? राव मालदेव। कौन थे बताओ? राव मालदेव। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों के, नहीं आई? पहले ये बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ कि ये छोटी सी कहानी तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं लगी। अब हम बात करें कि इसके अंदर एक दरवाजा और है, और उस दरवाजे का नाम क्या है? फतेहपोल। क्या नाम है बताओ? फतेहपोल। और इस फतेहपोल का जो निर्माण करवाया था वो याद रखना अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था। किसने करवाया था बताओ? अजीत सिंह राठौड़ ने। बोलो किसने करवाया था? अजीत सिंह राठौड़ ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। तो इसके अंदर वैसे मुख्यतः कितने प्रवेश द्वार हैं? 3। पहला कौन सा है बताओ? जयपोल। दूसरा कौन सा है? लोहपोल। और तीसरा कौन सा है? फतेहपोल है। जयपोल पर कौन सी सोडा की छतरी है? कीरत सिंह सोडा की छतरी है, और मान सिंह राठौड़ ने क्या करवाया था इसका निर्माण। अगर लोहपोल की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया? राम मालदेव ने करवाया, जहां पर धन्ना भीवा की क्या बनी हुई है? छतरी। और तीसरा है फतेहपोल, और फतेहपोल का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, तो अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था। बोलो किसने करवाया था? अजीत सिंह राठौड़। तो कमेंट करके बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए फटाफट। रुचि गोला यस सर। अरे अंगूठा दबा दे करो जल्दी जल्दी। रुचि गोला सब अंगूठा दबा दे करो, समझ में आ जाते तो अंगूठा दिला दिया करो सब कुछ। अंगूठा दे करो कि हाँ सर समझ में आ गया। अंगूठा जैसे ही दोगे मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया। जल्दी 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 अंगूठा। टेंशन मतलब कंटेंट बढ़िया मिलेंगे टॉप के। ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इसीलिए आया है और किसी के सहयोग से आया है। अगर वो नहीं होते ना, मनीष सर नहीं होते, तो मैं आज तुम्हें ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा होता। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो आज हमारे डीक के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। कल लगभग जब पूरा आप सपोर्ट करोगे तो राजस्थान के बच्चे भी हमसे जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद याद रखना फिर हम इंडिया जीके की क्लास चलाया करेंगे, जिससे हम भारत के बच्चों को भी पढ़ा सकें। तो आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट। इंडियन पॉलिटी की क्लास भी लगवाएंगे, इंडियन हिस्ट्री की क्लास भी लगवाएंगे, लेकिन पहले हम राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान कला एवं संस्कृति की लगा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी 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 फटाफट अंगूठा दबाइए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोना धोना मत करना, कोई भी कहीं रोना धोना कर दो। पता पड़ना चाहिए कि डीक के अंदर भी कोई कोचिंग है, और बढ़िया वाली है, टीचर भी हैं बढ़िया वाले जो पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। जिससे डीक के जो हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं वो बोलते हैं अलवर जयपुर कि जहां जाते हैं उनको पता पड़े डीक में सब कुछ है यार, क्यों जाए हम बाहर, वहां इतना पैसा वो खर्च करते हैं, यहीं पैसा खर्च करके कितना मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी अंगूठा दबाइए, अंगूठा जल्दी। रश्मि सेन, सलोनी कुमारी यस सर यस सर यस सर, हाँ सर हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। सुनो आज तुम्हें हम कुछ दिखाते हैं। देखो दिखाने का मतलब तुम्हें बताते हैं, ठीक है, और बता दिया तो तुम समझ जाओ कहां से कहां पहुंचोगे। देखो तुम अब। अच्छा बिच्छू देखा है? बिच्छू खा जाता तो कहते हैं कि पानी नहीं मांगता है और रोता ही रोता रहता है इंसान। तो उसी बिच्छू के नाम से मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा। देखो देखो इधर देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, नोट्स बनाते चलना साथ में, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख तोप या तोपें, प्रमुख तोपें, प्रमुख तोपें। मैंने बताया था खाएगा बिछुआ, हाय दैया। क्या खा गया? बिछुआ, हाय दैया। ऐसे ही है। हाँ देखो, तो बिछुआ से याद रखना इसके अंदर एक तोप रखी गई है जिसका नाम है बिच्छू बाण। कौन सी बाण? बिच्छू बाण। एक याद रखना इसके अंदर मिलती है शंभू बाण। कौन सी बाण मिलती है? शंभू बाण। एक मिलती है इसके अंदर गजनी। कौन सी तोप? गजनी। एक तोप मिलती है इसके अंदर नुसरत। एक तोप मिलती है इसके अंदर, याद रखना,
और उसका नाम भयंकर है, बताने में मेरा शर्म आ रही है। देखो, एक तोप का नाम इतना भयंकर है कि पूछो ही मत। क्या तुम कुल्ला करते हो तो याद रखना किलकिला। कौन सी है? किलकिला। तो बिच्छू बाण, शंभू बाण, गजनी, नुसरत, किलकिला। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा ये भी बता देता हूं तुम्हें। एक तोप है जिसका नाम है गुब्बारा, और एक तोप है अपनी कौन सी? नागफली। नागफली। जितने भी बड़े एग्जाम हुए उनमें देख लेना क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनके नाम दे देगा और कह देगा मेहरानगढ़ दुर्ग में ये क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग पर ये क्या है। तो वो पूछ सकता है कि सर ये कोई महल है या फिर कुछ और है। तो ये आपको याद रखनी है क्या है? तोप है। तो पहली तोप का नाम क्या है? बिच्छू बाण, दूसरी का शंभू बाण, तीसरी का गजनी, चौथी का नुसरत, पांचवी का किलकिला, छठवीं का गुब्बारा और सातवीं का नागबली। तो दुर्ग याद हुई नहीं? अरे बोलो ना। अब देखो इधर, ये बात हो गई तोपों की। अब हम बात करने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्थल। अन्य महत्वपूर्ण स्थल, और अन्य महत्वपूर्ण स्थल में याद रखना, तुम्हें एक दिवस भी याद करवा दूंगा। अन्य महत्वपूर्ण स्थल की बात करें या फिर इमारतों की बात करें, तो पहली जो इमारत में लेने वाला हूं, याद रखना कौन सा महल है? फूल महल। कौन सा महल है? फूल महल। अगर तुम्हें घटना याद हो 11 सितंबर 1730, 11 सितंबर 1730 ध्यान है नहीं है? तो देखो, फूल महल का निर्माण करवाया था अभय सिंह राठौड़ ने। किसने करवाया था बताओ? अभय सिंह राठौड़ ने। अभय सिंह राठौड़ में मारवाड़ के क्या हुए थे? शासक हुए थे। अभय सिंह राठौड़ के समय फूल महल का निर्माण करवाया गया था। इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था गिरधारी। क्या नाम था? गिरधर भंडारी। सॉरी, इनके पीएम थे, प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था गिरधर भंडारी। कौन से भंडारी? गिरधर भंडारी। कहते हैं कि अभय सिंह राठौड़ ने जब फूल महल का निर्माण करवा रहे थे तो कहते हैं कि फूल महल को बनाने के लिए किनकी आवश्यकता पड़ी बताओ? लकड़ी की। किसकी आवश्यकता पड़ी? लकड़ी की। लेकिन इससे पहले भी याद रखना, अभय सिंह राठौड़ ने लगभग 1726 के समथिंग या लगभग 1726 में एक गांव पड़ता है, और उस गांव का नाम याद रखना, खेजड़ली गांव। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव। इस खेजड़ली गांव को मारवाड़ के अंदर मिला लिया था। लेकिन अब यहां देखो, जब फूल महल का क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे, तो किसकी जरूरत पड़ी? लकड़ी की। बुलाया किसको? गिरधर भंडारी को, और कहा कि लकड़ी लेकर आइए। तो उन्होंने कहा कहां से लाएं? तो उन्होंने कहा खेजड़ली गांव में जाइए। तो कहते हैं कि गिरधर भंडारी सेना, या कहने का मतलब सैनिकों को लेकर पहुंच गए कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में। कौन से गांव में बताओ? खेजड़ली गांव में। जब खेजड़ली गांव में पहुंचे तो कहते हैं वहां पर पेड़ों को काटने लगे, खेजड़ी के। तो जब काटने लगे तो कहते हैं कि इस खेजड़ली गांव के अंदर याद रखना कौन से समुदाय के लोग रहा करते थे? बिश्नोई समाज के। कौन से समाज के बताओ? बिश्नोई समाज के। तो बिश्नोई समाज की अंदर एक महिला थी, और उस महिला का नाम था अमृता देवी बिश्नोई। कौन सी बिश्नोई थी? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने आगे बढ़कर कहा कि हम लकड़ियां नहीं काटने देंगे। लेकिन सैनिक और गिरधर भंडारी से इनकी क्या होती है? बहस होती है। लेकिन फिर भी बहस में गिरधर भंडारी व उसके सैनिक पीछे नहीं हटते। जब पीछे नहीं हटते तो कहते हैं अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 बिश्नोई, 363 बिश्नोई उन खेजड़ी के वृक्षों से क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, और कहते हैं कि अगर तुम पेड़ों को काटोगे तो सबसे पहले हमारे प्राण लेने पड़ेंगे। लेकिन गिरधर भंडारी इतना निकम्मा व्यक्ति था, उन्होंने उनको नहीं देखा और पेड़ों को काटने के लिए लगभग 363 लोगों को मौत के क्या उतार दिया? घाट उतार दिया। और ये जो घटना है याद रखना कौन सी सितंबर की है? 11 सितंबर 1730 की है। 11 सितंबर 1730
30 को कौन से गांव में? तो याद रखना खेजड़ली गांव में। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। इस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह राठौड़। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? गिरधर वंडारी। कौन थे बताओ? गिरधर वंडारी। अब सुनना मेरी बात को, इसी स्मृति में कहते अभय सिंह राठौड़ ने कहा कि आज के बाद कोई भी खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटेगा। और याद रखना कि भाद्र शुक्ल दशमी को, प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को यहां पर कौन सा मेला लगेगा? तो खेजड़ी का मेला। कौन सा मेला? खेजड़ी का मेला लगेगा। और कौन से गांव में लगेगा बताओ? खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव कौन से पुर में पड़ता है? तो आपका आंसर निकलेगा सर जोधपुर के अंदर। किसके अंदर बताओ? जोधपुर के अंदर। और अगला भी याद रखना कि भारत सरकार के द्वारा 11 सितंबर 2013 से राष्ट्रीय, कौन सा? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की क्या कर दी है बताओ? घोषणा। तो आपसे पूछेंगे भारत के अंदर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर। और कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर आ गया सर 2013 से। कब से? 2013 से। और याद रखना अगली डेट में तुम्हें बताने वाला हूं जो हर एग्जाम में पूछता है कि 12 सितंबर, कौन सी सितंबर? 12 सितंबर 1978 से राजस्थान के अंदर एक दिवस मनाया जाता है। और उस दिवस का नाम क्या है बताओ? खेजड़ली दिवस। कौन सा दिवस? खेजड़ली दिवस। तो ये फूल महल की सारी घटना मैंने तुम्हें बता दी कि फूल महल का निर्माण अभय सिंह राठौड़ ने करवाया था, लेकिन ये क्या पड़ गया? वो महंगा। क्या पड़ गया? महंगा। और इस कारण से वर्तमान में भी इसका क्या लगता है? मेला। बोलो क्या लगता है? मेला। और 11 सितंबर 2013 से इसी घटना की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और भाद्र शुक्ल दशमी को खिजड़ी मेला भरता है। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर। और 12 सितंबर 1978 से कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? खेजड़ली दिवस। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके। कमेंट करके बताइए फटाफट, समझ में आई कि नहीं आई? अंगूठा दबा दो भाई, अंगूठा दबा दो। अब तो ये ना दबाएंगे वो लग रहा है। अगला देखो, अगला महल दिखा रहा हूं तुम्हें मैं। अगला महल इतना अच्छा है कि पूछो मत। उस महल का नाम यह है मोती महल। नहीं, कौन सा महल है? मोती महल। कौन सा महल है बताओ? मोती महल। देखना, सुनना मेरी बात। इस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? सूरत सिंह ने। कौन से सिंह ने? सूरत सिंह ने। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल अपनी सोने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या आएगा सर? मोती महल। सोने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध, कारीगरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है बताओ? मोती महल। अगला सुनना, सबसे महत्वपूर्ण है भैया, जिसका नाम है वंत ही वंत। बताओ, जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा की बात करें तो इसे कहा जाता कौन से स्थान का? राजस्थान का। या फिर मैं कहूं कौन सी बाढ़ का? मारवाड़ का। क्या कहते हैं इसे हम बताओ? ताजमहल। अरे बोलो क्या कहते हैं? ताजमहल। तो राजस्थान का मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। इस जसवंत थड़ा का याद रखना 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में एक व्यक्ति आए या एक शासक आए जिनका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। और सरदार सिंह ने अपने पिता जिनका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय, इनकी स्मृति में किसका निर्माण करवाया था? तो आपका आंसर आएगा सर कौन सा? जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा। याद रखना यह जसवंत थड़ा कौन से मरमर से बना हुआ है? तो आपका आंसर आएगा सर सफेद संगमरमर।
किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर। और याद रखना कि जसवंत सिंह के बाद ये मारवाड़ के जो राजपूत है, शाही राजपूत, सॉरी शाही शासकों का क्या है बताओ? शमशान। शाही शासकों का क्या है? शमशान। वर्तमान के अंदर कौन सा थड़ा बताओ? जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा कहां? राजस्थान। राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। इसका निर्माण 1899 सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है और यह क्या है? शाही शासकों का क्या है बताओ? शमशान। बोलो क्या है? शमशान। अगला सुनो, अगला याद रखना कौन सी माता? चामुंडा माता। यह चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। इस चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। याद रखना एक माता है जिसका नाम है नागड़ेची माता। कौन सी माता? नागड़ेची माता मंदिर। नागड़ेची माता का मंदिर भी कौन से दुर्ग में है? तो आपका आंसर निकलेगा सर मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में बताओ? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और नागड़ेची माता राठौड़ों की क्या है बताओ? कुल देवी। राठौड़ों की क्या है? कुल देवी। याद रखना अगर पूछे कि नागड़ेची माता का मुख्य मंदिर कहां है? नगाड़ा गांव। कौन से गांव में? नगाड़ा गांव। नगाड़ा गांव कहां पड़ता है बताओ? बाड़मेर में। कौन से बैंड में? बाड़मेर के अंदर। तो नगाड़ा गांव बाड़मेर में नागड़ेची माता का मंदिर स्थित है, जो कि राजस्थान की सॉरी राठौड़ों की क्या है बताओ? कुल देवी है। बोलो क्या? राठौड़ों की कुल देवी। एक और ध्यान रखना, इसी दुर्ग के अंदर याद रखना कौन सी मस्जिद है? सूरी मस्जिद। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि सूरी मस्जिद कौन से दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे शेरशाह सूरी। कौन से सूरी थे बताओ? शेरशाह सूरी। तो ये था अपना कौन सा दुर्ग बताओ? मेहरानगढ़ दुर्ग। अगर पूरा का पूरा समझ में आया है तो डबल डबल नहीं 5-5 अपने अंगूठे भेजो मेरे लिए फटाफट। बहुत गला फाड़ा है मैंने आज तुम्हारे लिए। 5-5 अंगूठे एक साथ भेजना अगर समझ में आई है तो बात। जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद कर दो होगा। अब 5 की जगह 10 भेजो फटाफट। जल्दी जल्दी 10 भेजो। 10 यार 10 तो भेजो यार। मैं कोई पैसे थोड़ी दे रहा हूं, केवल तुम्हारे अंगूठा ले रहा हूं। एकलव्य हो तुम, एकलव्य। और गुरु के लिए 10-10 अंगूठे दे सकते हो? दे सकते हो नहीं दे सकते हो बताओ? अगर दे सकते हो 10-10 भेजो साथ में, एक साथ। पता पड़े कि वास्तव में हमारे बच्चे हमारा बिल्कुल उत्साह बढ़ाने के लिए दिन भर तत्पर रहते हैं, और हम भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए दिन भर तत्पर रहते हैं, सोते भी नहीं है। बस गुरुजी बहुत है, अब नहीं बस। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल भयंकर वाला दुर्ग लेकर आएंगे, और ऐसा दुर्ग लेकर आएंगे कि आपको आनंद आएगा। नमस्ते सभी को। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दे, जल्दी हटा देगा, हटा दे।